हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। आशा करता आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में कराने वाले हैं 100 क्वेश्चन। क्या है? 100 क्वेश्चन कराएंगे सोशल साइंस का, ठीक है, जो कि STET के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं और प्रीव्यू की क्वेश्चन आंसर, जो कि 18/5/2025 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि 100 क्वेश्चन कराएंगे, लेकिन 100 क्वेश्चन में आपका 150 प्लस क्वेश्चन बन जाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए यहाँ से 100 क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। आपके सामने पहला क्वेश्चन ये रहा। पहला क्वेश्चन क्या है ये देख लीजिएगा, ठीक है। कहता है कि अब्दुल मजीद कहाँ का व्यापारी था। अब्दुल मजीद जो था ये व्यापारी था, लेकिन व्यापारी कहाँ का था? तो अब्दुल मजीद जो व्यापारी था ये भारत का था। कहाँ का था? भारत का था, ठीक है, याद रहेगा। और यहाँ से जो ये व्यापारी जो शुरू हुआ था, कहाँ से शुरू हुआ था? तो ये व्यापारी जो शुरू हुआ था कालीकट से। कालीकट, अब ये कालीकट है क्या? कालीकट का मतलब होता है कोलकाता। क्या होता है? कोलकाता होता है, याद रखिएगा, कोलकाता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अमेरिका का सेनापति कौन था। जब अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम हो रहा था तो उस समय अमेरिका के जो सेनापति था, वो अमेरिका के सेनापति कौन था? तो ये था वाशिंगटन। कौन था? वाशिंगटन था, याद रहेगा। अच्छा, इसके जो नायक थे कौन? अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के नायक पूछा जाएगा कि अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के नायक कौन था, तो ये कौन था? तो ये था जॉर्ज वाशिंगटन। वाशिंगटन तो था ही, लेकिन पूरा जो नाम हो जाएगा जॉर्ज वाशिंगटन, याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और क्वेश्चन बताइए कि अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम जो था, इसकी स्वतंत्रता की घोषणा कब हुआ था? अमेरिका स्वतंत्रता की घोषणा कब किया गया था कि ये आज़ाद हो गया है? तो घोषणा की अगर हम बात करेंगे तो घोषणा हुआ था 4 जुलाई। क्या था? 4 जुलाई 1776। कब हुआ था? 4 जुलाई 1776 का हुआ था, ठीक है। और ये कब से कब तक चला था? तो ये चला था 1775 से लेकर ये 83 तक चला था। कब चला था? 83 तक चला था, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति, इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई थी? इंग्लैंड में जो गौरवपूर्ण क्रांति हुई थी ये कब हुआ था? 1 मिनट रुकिए, थोड़ा सा बैक आते हैं, क्योंकि 1 मिनट, अच्छा ये छूट गया था, ठीक है। अगला कि फ्रांस की क्रांति के समय वहाँ का राजा कौन था? तो फ्रांस की क्रांति के समय वहाँ के जो राजा था लुई 16वां था। देखिए ये भी क्वेश्चन VVI बहुत कितना बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो फ्रांस की जो क्रांति हुआ था तो उस समय फ्रांस क्रांति के समय राजा जो था लुई 14वां था, जो कि राज्य क्रांति 14 जुलाई 1789 को हुआ था शासनकाल में, और इसकी 7वीं व्यवस्था थी। और लुई 16वां में 1788 की गद्दी पर बैठा था। आपसे पूछा जाएगा कि लुई 16वां गद्दी पर क्या बैठा था? तो 1774। क्या था? 1774 पर और गद्दी पे बैठा था, ठीक है। अच्छा, उससे पूछेगा कि लुई 16वां की पत्नी का नाम क्या था? तो लुई 16वां की पत्नी की अगर नाम पूछ लिया जाए, लुई 16वां की पत्नी का नाम, तो पत्नी का नाम क्या हो जाएगा? मेरी। क्या है? मेरी एंटोनेट। मेरी एंटोनेट ये पत्नी का नाम हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई थी? इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति हुई थी 1788 में। कब हुआ था? 1788 में हुआ था। तो इस क्रांति के समय ना इंग्लैंड का शासन जो था जेम्स द्वितीय था। उस समय इंग्लैंड के क्या था? इंग्लैंड के शासक की बात करेंगे तो उस समय इंग्लैंड के जो शासक था कौन था? तो शासक था जेम्स। क्या था? जेम्स द्वितीय। क्या था? जेम्स द्वितीय था। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? किस वर्ष हिटलर ने वायसराय की संधि को अस्वीकार कर दिया? किस समय हिटलर ने वायसराय की संधि को अस्वीकार कर देता है? तो वो कर देता है 1935 को। कब? 1935 को वायसराय संधि अस्वीकार कर देता है। और वो अपील जो दायर करता है ये करता है 28 जून। क्या? 28 जून 1919। क्या हो जाएगा? 1919 को ये दाखिल देता है कि ये इसकी मांग करता है हटाने की। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये आ गया कि किस संधि, क्या किस संधि द्वारा जर्मन में कठोर एवं अपमानजनक शर्तों को थोप दिया गया था? तो थोपने की बात करेंगे तो ये वायसराय की संधि के समय। क्या था? वायसराय की संधि के समय ये थोपा गया था।
कब थोपा गया था? तो अभी बताएं, 28 जून 1919 को। कब? 28 जून 1919 को वायसराय की संधि हुई थी। और यहाँ पे पूछा है कि किस संधि द्वारा जर्मनी को, तो ये वायसराय की संधि था। कब थोपा गया था? 1919 में थोप दिया गया था। मतलब थोपना का मतलब होता है किसी पर जबरदस्ती कोई अधिकार या कोई नियम जबरदस्ती लागू कर देना। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये रहा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि द्वितीय विश्व युद्ध में पहला एटम बम कहाँ गिराया गया था? द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, उसमें पहला एटम बम जो है गिराया गया था। कहाँ पे गिराया गया था? तो ये गिराया गया था हिरोशिमा पर। कहाँ गिराया गया था? हिरोशिमा पर पहला परमाणु बम गिराया गया था। याद रखिएगा, हिरोशिमा पर। अच्छा, हिरोशिमा पर कब गिराया गया था? तो हिरोशिमा पर गिराया गया था 6 अगस्त। क्या? 6 अगस्त 1945 में। याद रख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट आपके सामने ये आ गया क्वेश्चन। द्वितीय विश्व में धुरी राष्ट्रों में कौन सा राज्य शामिल नहीं था? कौन सा राज्य था जो इसमें शामिल नहीं था? तो वह चीन शामिल नहीं था। कौन था? तो वह चीन शामिल नहीं था। नेक्स्ट है ये रहा। नेक्स्ट की वेस्ट इंडीज की खोज किसने की थी? वेस्ट इंडीज की जो खोज है ये किसने किया था? अच्छा, क्वेश्चन एक और छूट रहा है, 1 मिनट। ये तो हो गया। अच्छा, ये नहीं हुआ ना? हाँ, ये नहीं हुआ कि द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्रों में कौन सा राज्य शामिल नहीं था? कौन सा राज्य था जो शामिल नहीं था? तो ये राज्य चीन जो था वह राज्य उसमें शामिल नहीं था। ठीक है, अगला क्वेश्चन तब आता है, ये रहा अगला क्वेश्चन कि वेस्ट इंडीज क्या है? वेस्ट इंडीज की खोज किसने की? तो वेस्ट इंडीज की खोज जो थी क्रिस्टोफर कोलंबस ने किया था, जो इटली के निवासी था। यहाँ के निवासी था, इटली का। और ये कब किया था? तो 1492 में। कब किया था? 1492 में किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि प्रिंसटन की युद्ध कहाँ हुआ था? प्रिंसटन की जो युद्ध हुआ था ये कहाँ हुआ था? तो न्यू जर्सी में हुआ था। कहाँ हुआ था? न्यू जर्सी में हुआ था। ठीक है, तो इसमें जो प्रिंसटन की युद्ध जो हुआ था अमेरिकी क्रांति युद्ध की लड़ाई थी, जो कि 3 जनवरी क्या था? जो कि 3 जनवरी क्या था? 3 जनवरी 1777 को प्रिंसटन न्यू फारसी पास लड़ी गई थी। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये आ गया। अगला क्वेश्चन कि झारखंड क्या है? कि झारखंड को राज्य का दर्जा कब मिला? झारखंड को राज्य का जो दर्जा मिला है 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। कब मिला है? 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड को राज्य का दर्जा मिला है। वो अलग हो गया था। ठीक है, जो कि भारतीय संघ में 3 राज्य उस समय बने थे। ठीक, 2002 में नवंबर में 3 राज्य अलग अलग हुआ था। पहला जो था ये 1 नवंबर में ना, 1 नवंबर 2000 ईस्वी में छत्तीसगढ़ बना था। क्या बना था? छत्तीसगढ़। तो पहला हो गया। दूसरा तो आपको पता चल गया झारखंड। क्या है? झारखंड 15 नवंबर। और एक है तीसरा, तो तीसरा राज्य कौन बना था? तो तीसरा राज्य बना था मध्य प्रदेश। क्या बना था? मध्य प्रदेश। ये सभी जो उसी समय बना था। ठीक है, और तेलंगाना जो था 29वां राज्य बना, लेकिन उसको ना फिर मिला गया। तो 2 जून 2014 को एक तेलंगाना राज्य अलग बनता है, फिर उसको एक साथ मर्ज किया दिया जाता है। अगला है कि चुहार विद्रोहन कब हुआ था? चुहार विद्रोहन जो था ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1771 में हुआ था। कब हुआ था? 1771 में हुआ था चुहार विद्रोहन। और ये हुआ था पश्चिम बंगाल के मीठापुर और बांकुरा नामक स्थान पे। याद रखिएगा, ये हुआ था कहाँ पे? पश्चिम बंगाल। कहाँ हुआ था? पश्चिम बंगाल में हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि कोल विद्रोह कब हुआ था? कोल विद्रोह जो था ये कब हुआ था? तो कोल विद्रोह 1831 से 1832 ईस्वी हुआ था। कब हुआ था? कोल विद्रोह 1831 से 1832 ईस्वी के समय में हुआ था। तो उस समय क्या था कि वास्तव में जो संदेश हुआ करता था सभी का विद्रोहन जो था, उसके जो प्रमुख नेता जो थे, तो इसके जो प्रमुख नेता विद्रोहन के समय जो प्रमुख नेता थे, इसका प्रमुख नेता थे, जो कि इनका बार बार ना एग्जाम में ये रिपीट होता है। तो नेता कौन थे? क्या था? उस नेता का नाम था बुद्धो भगत। क्या था? बुद्धो भगत। याद रखिएगा कि कोल विद्रोहन के नेतृत्व किस में हुआ था? तो प्रमुख नेता थे कोल विद्रोहन के नेता बुद्धू भगत। याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि इनमें से कौन से बाजरा है? इनमें कौन है जो बाजरा है? तो ये हो जाएगा एक से अधिक विकल्प सही, मतलब ज्वार और रागी, दोनों को बाजरा कहा जाता है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि ब्रिटिश शासन के विरुद्ध बस्तर विद्रोह किस वर्ष हुआ था। मतलब ब्रिटेन जब शासन था उसके विरुद्ध में बस्तर विद्रोह हुआ था, तो ये कब हुआ था? 1910 में हुआ था। कब हुआ था? 1910 में हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि कॉफ़ी क्या है कि कॉफ़ी की खेती पहली बार प्रयोग किया गया था। कॉफ़ी की खेती का पहली बार प्रयोग किया गया था कहाँ पे? तो बाबा मुदन पाहा। कहाँ है? बाबा मुदन पाहा, यानी कि खेती के लिए पहली बार प्रयोग किया था, जो कि कर्नाटक में बाबा मुदन की पहाड़ी है। कहाँ पे है? कर्नाटक। कर्नाटक में जो पहाड़ियाँ होता है ना, वहाँ पे इसका खेती पहली बार किया गया था। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये आ गया। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक फसल नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा है जो एक फसल नहीं है? तो देखिए, खरीफ फसल है, रबी फसल है, जायद फसल, लेकिन सर्दी क्या है? फसल है नहीं, तो इधर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये कि निम्नलिखित में से कौन सी फाइबर फसल है। तो फाइबर फसल तो आपको पता है, कॉफ़ी नहीं हुआ, टमाटर नहीं हुआ, रबर नहीं हुआ, फाइबर नहीं, जूट को कहा जाता है। तो फाइबर क्या हो जाएगा? जूट को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि ऊपरी सिलेसिया जर्मन पोलैंड दोनों द्वारा आबादी वाला क्षेत्र था। राष्ट्र संघ के जर्मनी और पोलैंड के बीच ऊपर सिलेसिया के मुद्दे में समाधान कैसे किया गया। तो अगर समाधान की बात करेंगे तो क्षेत्र को विभाजित कर क्षेत्र को अलग अलग क्षेत्र में बांट दिया गया। एक क्षेत्र, दो क्षेत्र, तीन क्षेत्र। इस तरह से क्या होता है कि काम करने में आसान भी होता है। ठीक है, तो इसीलिए क्षेत्र में बांट दिया गया, अलग अलग क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने कि शासन के समाचार पत्रों, पुस्तक, नाटकों और गीतों में कहीं बातों को नियंत्रण करने के लिए सेंसरशिप कानून लागू किया गया था। स्वतंत्रता एवं आज़ादी के विचारों के प्रतिविधि किया गया था। कब किया गया था? तो ये किया गया था आपका रूढ़िवादी भाई धारणा है, सबके मन में बस गया था, तो रूढ़िवादी धारणा की वजह से हुआ था। अगला क्वेश्चन आपके सामने यह आ गया कि निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल है। इनमें कौन है जो रबी फसल के उदाहरण है? तो देखिए, चावल, तो ये खरीफ फसल हो जाएगा। बाजरा, कपास, तो ये तीनों जो हो जाएगा खरीफ फसल। क्या हो जाएगा? खरीफ फसल। लेकिन हमें पूछा है रबी, तो चना क्या हो जाएगा? रबी फसल होगा। तो ऐसे याद कर लीजिएगा, जो गेहूं के समय जो जो फसलें बोई जाती है वही मेरा रबी फसल कहलाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये आ गया। निम्नलिखित में से कालानुक्रमिक कर्म को व्यवस्थित करें और सही विकल्प का चुनें। जैसे कि नेपोलियन युद्ध, वियतनाम की संधि, स्वतंत्रता के लिए यूनानी संघर्ष, आंदोलन समाजी और क्लाब राष्ट्रवाद। तो इसकी आंसर की तरह अगर हम जाना चाहेंगे तो आंसर जो हम इसको अगर देख रहे हैं, इसका जो आंसर जो हो जाएगा, मतलब आपका युद्ध, नेपोलियन युद्ध था, मतलब इस तरह से सभी था इसमें, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन के निम्नलिखित में से किसे संयुक्त इटली का पहला राजा घोषित किया गया था। मतलब इसमें से कौन है जो इटली के राजा घोषित किया गया था? तो इटली राजा था विक्टर इमैनुअल। कौन था? विक्टर इमैनुअल था, यानी कि डी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन गर्मा मसालेदार क्वेश्चन क्या कहता है कि रूसी क्रांति के दौरान बेल्शेविक पार्टी के नेतृत्व कौन थे। बोल्शेविक जब क्रांति हो रहा था तो उस समय बेल्शेविक पार्टी के नेता था। तो नेता कौन था? ये था व्लादिमीर लेनिन। क्या था? व्लादिमीर लेनिन था। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि रॉलेट कानून किस उद्देश्य से लाया गया था। रॉलेट कानून जो एक काला कानून था, तो ये कौन सा उद्देश्य था इसका लाना? तो इसका उद्देश्य था क्रांतिकारी राजनीतियों को अंकुश लगाने के लिए। मतलब कोई भी व्यक्ति है वो आज़ादी से खाए नहीं, आज़ादी से चले नहीं, तो उसके लिए रॉलेट कानून बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है कि सीमांत गांधी किसे कहा जाता था। सीमांत गांधी जो है ये कहा जाता था खान अब्दुल्ला गफ्फार को। किसे? खान अब्दुल्ला गफ्फार खान। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये आ गया। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि अल्लूरी सीताराम काजू कौन थे। अल्लूरी सीताराम काजू जो थे ये कौन थे? तो ये थे ऑंध ऑफ आदिवासी नेता। क्या थे? ऑंध ऑफ आदिवासी नेता। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि इंग्लैंड में चर्चित आंदोलन कब लागू हुआ था। इंग्लैंड में चर्चित कानून जो है लागू किया गया था। ये कब लागू किया गया था? तो लागू जो किया गया था 1840 में। कब किया गया था? 1840 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि तारिक ए दाऊदी नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तारिक ए दाऊदी
तारिक दाऊदी नामक पुस्तक लेखक कौन है? ये लेखक की बात करेंगे तो ये लेखक मेरा हो जाएगा अब्दुल्ला। क्या हो जाएगा? अब्दुल्ला हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कहता है कि भारत में पहली बार कब और कहाँ धुआं निरोध कानून पारित किया गया था? मतलब भारत का कौन सा ऐसा राज्य है या भारत में कहीं पर भी एक पहला बार राज्य बना था जिसमें धुआं विरोध कानून, जो ज़्यादा गाड़ी का धुआं देगा, प्रदूषण देगा, उसको कार्रवाई होगा। तो इस तरह से अगर इसका आंसर की बात करेंगे तो आंसर हो जाएगा 1863 कलकत्ता अधिवेशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपके सामने ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कहता है देख लेना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये आ गया कि भारत में पहली बार कब और कहाँ धुआं विरोध कानून पारित किया था? भारत में कौन सा जगह है जहाँ पे पहली बार धुआं निरोध जो है कानून बनाया गया था? तो ये जो था ना हमारा कोलकाता था। क्या था? कोलकाता, जिसको हम क्या बोलते हैं? पश्चिम बंगाल। ठीक है, की राजधानी है कोलकाता। कब बनाया गया था? 1863 में बनाया गया था। धुआंधन कानून, जो कि रेल लाइन जो था, रेल लाइन जो कोयला से चलता था, क्या था? कोयला से जो इंजन चलता था उसके लिए विरोध के लिए बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि ओटावा सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? ओटावा सम्मेलन जो हुआ था ये किस वर्ष हुआ था? तो ओटावा सम्मेलन जो हुआ था ये हुआ था 1932 में। कब हुआ था? ओटावा सम्मेलन जो हुआ था 1932 में हुआ था। ठीक है, लेकिन इसकी पूरा अगर बात करेंगे तो ये हुआ था कब? तो ये आपका ये चला था 2 जुलाई से। कब चला था? 2 जुलाई से शुरू हुआ था और ये 18 अगस्त तक। कब? 18 अगस्त 1932 तक चला था। कब चला गया था? 1932 तक, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि हिंदुस्तान रिव्यू को अंग्रेजी मासिक रूप में किसने प्रकाशित किया था? हिंदुस्तान रिव्यू को अंग्रेजी मासिक रूप में जो प्रकाशित किया गया था, कब प्रकाशित किया गया था? तो किसने किया था? तो ये लॉर्ड रिपन के समय प्रकाशित किया गया था, याद रहेगा। लेकिन कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका, देखा जाए तो ये वर्ष जो था ना 1905। क्या था? 1905 से लेकर ये 1922 के करीब में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये रहा। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किसी व्यापार से शुरुआती उद्योगों में खूब पैसा कमाया था? कौन सा ऐसा व्यापार जो था शुरू में, मतलब स्टार्टिंग में खूब पैसा कमाया था? तो खूब जो पैसा करके बात करेंगे तो ये था चीनी व्यापार। क्या था? चीनी व्यापार जो था खूब पैसा कमाया स्टार्टिंग समय में। कब कमाया? स्टार्टिंग समय। स्टार्टिंग जो बिजनेस शुरू होता है ना तब खूब होता है, बाद में जैसे ही बढ़ते चला जाता है आमदनी कम जाता है। अगला क्वेश्चन है कि व्यापार क्या है कि व्यापारी शहरी भीतर उत्पादन के विस्तार क्यों नहीं कर सके? व्यापारी जो था शहर के भीतरी उत्पादन को विस्तार क्यों नहीं कर सके? तो ये न कर सके क्योंकि शक्तिशाली संघ ऐसा करने से अनुमति नहीं देते थे, इसीलिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये आ गया कि मैकमोहन रेखा क्या है कि मैकमोहन रेखा भारत को कितने देश से अलग करती है? मैकमोहन रेखा जो है ये भारत को कौन से कितने देश से अलग करती है? तो देश की अगर बात करेंगे तो ये हो जाएगा सिर्फ चीन जो होता है देश, उससे ये मैकमोहन रेखा जो है अलग करती है। ठीक है, यानी कि सीधा राइट आंसर हो जाएगा। तो भारत और चीन के बीच की अगर लंबाई की अगर बात करेंगे, भारत और चीन, तो भारत और चीन के बीच के लंबाई की बात करेंगे, दूरी जो हो जाएगा 3488 किलोमीटर। कितना हो जाएगा? 3488। लेकिन वही भारत और पाकिस्तान देख लिया जाए, ये पाकिस्तान और भारत, तो पाकिस्तान और भारत के बीच की जो दूरी हो जाएगा ये हो जाएगा 3323 किलोमीटर लंबी दूरी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि गिलगिट गर्ज किस नदी पर स्थित है? तो गिलगिट गर्ज जो है ये स्थित है किस पर? तो ये सिंधु नदी पर। किस पे स्थित है? सिंधु नदी पर ये गिलगिट जॉर्ज स्थित है। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन, एक मिनट, ये रहा कि गंगा नदी की लंबाई कितनी है? गंगा जो नदी है इसकी लंबाई कितनी है? तो गंगा नदी की जो लंबाई है ये 2525 यानी 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, और ये गंगा नदी कहाँ से निकलती है? तो गंगा नदी जो है भागीरथी और अलकनंदा में जाकर समाहित हो जाती है। ठीक है, और ये मुख्य स्रोत जो होता है ना गंगोत्री, गंगा नदी कहाँ से निकलती है? गंगोत्री से निकलती है, जो कि हिम नदी क्या होता है? गंगोत्री से जो हिम नद होता है
वहाँ से शुरू होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम अमरकंटक में नहीं है। इसमें कौन है जिसका जो उद्गम स्थान जो है अमरकंटक में नहीं है। तो देखिए अमरकंटक में जो इसका स्थान जो है तापी नदी का अमरकंटक में नहीं होता है, क्योंकि इसकी क्षेत्र की समांतर जो होती है ना, इसकी लंबाई पूछा जाए तो इसकी जो लंबाई होती है 724 किलोमीटर। क्या होता है? 724 किलोमीटर की इसकी लंबाई होता है, जो कि पश्चिम तरफ प्रवाहित होती है। इसे खंबात की खाड़ी में जाकर मिल जाती है, बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में कौन सा वृक्ष उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से संबंधित नहीं है। कौन सा है जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार से इसको संबंधित नहीं है? तो वो हमारा हो जाएगा सहतूत। क्या हो जाएगा? सहतूत जो हो जाएगा ये हमारा सदाबहार से संबंधित नहीं है। और सहतूत की जो पेड़ की लंबाई की अगर बात करेंगे तो जैसे कि उष्णकटिबंधीय में जो पर्णपाती वन होता है ना, तो उष्ण कटिबंधीय में पेड़ पौधे की लंबाई की बात करेंगे तो 100 से 200 क्या हो जाएगा? 100 से 200 मीटर। क्या हो जाएगा? 100 से 200 मीटर तक की वर्षा यहाँ पे होती है। और यहाँ पे आपका कौन कौन से पेड़ पौधे पाए जाते हैं? तो कटिबंधीय सदाबहार वन में आपका जो प्रमुख जो प्रजाति जो होता है, जैसे कि बांस हो गया, क्या हो गया? बांस हो गया, साल हो गया, ये सभी वृक्ष का नाम है। ये साल हो गया, शीशम हो गया, जिसको हम लोग शीशो कहते हैं अपनी भाषा में, शीशम हो जाएगा, चंदन की लकड़ी हो जाएगा, ठीक है, कुसुम हो जाएगा, ये सहतूत होगा, ये सभी उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में उगते हैं, पाए जाते हैं। ठीक है, तो सभी मौसम में अलग अलग पेड़ उगते हैं। अगला है कि दाची ग्राम को जम्मू कश्मीर में स्थित है क्या है? मतलब दाची ग्राम जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है, तो ये दाची ग्राम है क्या? तो दाची ग्राम की बात करेंगे तो ये जो दाची ग्राम में जो स्थित है ना, ये एक राष्ट्रीय उद्यान है। क्या है? तो एक राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है दाची ग्राम। कहाँ पे है? तो जम्मू कश्मीर में। ठीक है, जिसको राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है। और इनकी स्थापना की बात करेंगे ना, तो इनकी जो स्थापना हुआ था, इसकी स्थापना कब हुआ था? तो ये 1981 में। कब हुआ था? 1981। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रह गया कि निम्नलिखित में कौन दक्षिण भारत की प्रमुख नदी प्रणाली नहीं है। इसमें कौन है जो दक्षिण भारत की प्रमुख प्रणाली में से नहीं है? तो ये हमारा हो जाएगा ताप्ती नदी। कौन सी नदी? ताप्ती नदी जो नहीं होगी। ठीक है, अच्छा, ताप्ती नदी किस ओर बहती है? तो ताप्ती जो नदी है ये बहती है पश्चिम की ओर। किस ओर बहती है? तो ये पश्चिम की ओर बहती है। इसकी लंबाई कितनी हो जाएगा? तो 724 किलोमीटर। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये आ गया कि निम्नलिखित में से कौन सी पर्णपाती वनों की विशेषता है। मतलब पर्णपाती की विशेषताएं क्या होती है? तो अगर इसमें देखा जाए तो पर्णपाती की विशेषता होती है कि पेड़ एक विशेष मौसम के दौरान अपने पत्ते गिरा देते हैं। इसकी यही विशेषता है कि इसका जैसे ही दूसरे मौसम आने वाला होता है उस समय वो अपना पत्ता क्या करती है? पेड़ का पत्ता गिरा देती है और उस समय नए पत्ता उगने लगते हैं। भारत में जनसंख्या के असमान वितरण के निम्नलिखित में से कौन सा कारक उत्तरदायी नहीं है? भारत में जो जनसंख्या जो है असमान वितरण के लिए, इसमें कौन सा जो कारक है ये उत्तरदायी नहीं हो सकता है। ठीक है, तो उत्तरदायी से क्या देखिए, भौतिक विशेषता कर सकते हैं, जलवायु, संस्कृति, लेकिन सरकारी जो नीतियाँ होती हैं जिसका उत्तरदायी नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये आया। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भूटान की अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है? भूटान की जो अर्थव्यवस्था है ये किस पे आधारित है? तो भूटान की जो अर्थव्यवस्था है ये कृषि पर आधारित है। किस पे आधारित है? तो भूटान की अर्थव्यवस्था जो है ये कृषि पर आधारित है। ठीक है, जो कि यहाँ पे इसको लैंड ऑफ क्या कहा जाता है? लैंड ऑफ थंडरबोल्ट। क्या होता है? लैंड ऑफ थंडरबोल्ट कहा जाता है किसे? भूटान को। अच्छा, एक बताइए भूटान की राजधानी कहाँ हो जाएगा? तो भूटान की जो राजधानी हो जाएगा वो हो जाएगा थिम्पू। कहाँ पे हो जाएगा? तो भूटान की राजधानी कहाँ पे? थिम्पू हो जाएगा। अब भूटान की मुद्रा क्या हो जाएगा? नलगुट्रम। आगे बढ़ गया क्या जी? हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ गया कि ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण क्या है? ग्रीन हाउस प्रभाव का जो कारण हो जाएगा वो वायु प्रदूषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वायु प्रदूषण हो जाता है, जिसमें आपका ग्रीन हाउस जो सर्वप्रथम जो कारक जो होता है CO2 गैस जो होता है पाया जाता है। क्या होता है? CO2 गैस, जिसको जीवाश्म ईंधन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये आ गया कि कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा जो है ये भारत के किन राज्य से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा आपका गुजरती है राजस्थान, गुजरात और मिजोरम, ये सभी राज्य से होते हुए ये कर्क रेखा जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये आ गया कि पैमाने की निम्नलिखित विधियों में से कौन सी सार्वभौमिक विधियाँ हैं? तो ये विधि हो जाएगा प्रतिनिधित्व अंश। क्या हो जाएगा? प्रतिनिधित्व अंश हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत में जल स्तर गिरावट के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जिम्मेदार है? भारत का जो जल स्तर जो नीचे जा रहा है इसका जिम्मेदार कौन है? तो जिम्मेदार की बात करेंगे तो ये जल का घट जाना, बारिश नहीं होना, पानी का जो स्तर होता है दिन पर दिन ये मिट्टी के बहुत नीचे स्तर तक जाना, ये सबका कारण क्या होता है? तो सबसे ज़्यादा कारण होता है पेड़ की कटाई। अगर पेड़ की कटाई होगा तो बारिश नहीं होगा, बारिश नहीं होगा, वातावरण शुद्ध नहीं हुआ तो पानी जो घटता चला जाएगा। तो पानी का स्तर नीचे चला जा रहा है, यानी कि वनों की कटाई कारण। बढ़ती जनसंख्या का कारण, किसी गतिविधियों के कारण, किसी का जो गतिविधि है वो भी चेंज हो गया है, जैसे कि केमिकल से खेती बाड़ी होता है, ये भी कारण हो सकता है। यानी कि देखा जाए तो इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि डी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को और रूप में संवर्गीकृत किया गया जा सकता है। संसाधन को तो ये किया जा सकता है जैविक और अजैविक संसाधन मिलाकर। ठीक है, जैविक और अजैविक संसाधन के रूप में। अगला क्वेश्चन है कि भूमि को एक से कम कृषि वर्ष के लिए खेती के बिना छोड़ दिया जाता है, उस रूप को जाना जाता है। तो खेती के लिए जैसे कि होता है कृषि वर्ष के लिए, मतलब वर्ष में खेती नहीं करना है, उसको छोड़ देते हैं, खेती करने के लिए नहीं करते हैं, तो उस खेती को क्या कहते हैं? तो उसको पर्ती कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पर्ती कहा जाता है। उसे हम क्या कहते हैं? पर्ती। लेकिन कैसी पर्ती? वर्तमान पर। जैसे कि अगर 1 साल 6 महीना 1 साल अगर नहीं करते तो पर्ती हो जाता है, लेकिन ज़्यादा दिन तक नहीं करते तो पर्ती जो होता है कंकर उंकर आ जाता है। ठीक है, तो दूसरा पर्ती हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि वे संसाधन जिनका उपयोग बिना किसी संशोधन से सीधे किया जा सकता है, मतलब वे संसाधन जिनका उपयोग उसमें बिना कुछ किए हुए उसका डायरेक्ट प्रयोग किया जा सकता है, वो संसाधन क्या कहलाता है? तो वो प्राकृतिक संसाधन है। जैसे कि पेड़ पौधा, ठीक है, अनाज हो गया, इसमें तो कोई चेंजिंग नहीं करते ना, उसको धो देते हैं, अनाज ही रहता है, लेकिन इसमें बिना कोई संशोधन, मतलब उसमें बिना कोई छेड़छाड़ किए हुए, ठीक है, न उसमें कुछ अदलना है, न कुछ बदलना है, न जोड़ना है, न कुछ उसमें करना है। ठीक है, न काट के हटाना है, न फेंकना है, जो चीज़ है वही तो मेरा प्राकृतिक संसाधन जो होता है उसको हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने एक उष्णकटिबंधीय वन उदाहरण है, मतलब उष्णकटिबंधीय जो वन जो होता है ये किसका उदाहरण है? तो ये प्राकृतिक संसाधन का उदाहरण है। किसका संसाधन है? प्राकृतिक संसाधन का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि विश्व का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक है। तो विश्व में सबसे बड़ा जो गन्ना का जो उत्पादक होता है ये कहाँ पे होता है? तो सबसे ज़्यादा जो गन्ना का उत्पादन होता है ये होता है ब्राज़ील में। कहाँ पे होता है? बी फॉर ब्राज़ील में होता है, याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा। और भारत में जब पूछा जाएगा तो भारत में जो गन्ना का उत्पादन कहाँ पे होता है? तो भारत में गन्ना का उत्पादन दूसरा जो होता है भारत में होता है उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे होता है? उत्तर प्रदेश में होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत दिक्कत हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि लौह अयस्क की गलाने में प्रयुक्त धातु कर्मी कोयला है। धातु कर्मी क्या है? कोयला है, लेकिन किस तरह का धातु कोयला हो जाएगा? तो कोयला जो हो जाएगा मेरा बिटुमस कोयला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बिटुमस कोयला हो जाएगा। ठीक है, जो लोहे अयस्क आधारित खनिज होता है जो कि औशिक विकास का आधार होता है। तो बाहर में जो होता है भारत में डुम्पा तथा धारवाद श्रेणी के चट्टानों से अग्रेसिव लोह अयस्क प्राप्त होता है। और लोह अयस्क जो होता है ना 4 प्रकार के होते हैं। यहाँ से जो लौह अयस्क है ये 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार यहाँ पे होता है मैग्नेटाइट, ठीक है। दूसरा होता है हेमाटाइट, याद रख लीजिएगा हेमाटाइट। तीसरा होता है मिनोटाइट और चौथा आता है सीडेराइट। क्या होता है? सीडेराइट होता है। ठीक है, सीडेराइट याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे आपके सामने निम्नलिखित में से कौन सा खनिज
चट्टान के अपघटन से बनता है जिसके अवशिष्ट पदार्थ का अवशिष्ट द्रव्यमान निकलता है, वो क्या कहलाता है? तो अपशिष्ट जो चट्टानें जो होती है उसके अपघटन से बनता है जिसमें अपशिष्ट पदार्थ का अपघटित द्रव्यमान भी निकलता है, तो वो हमारा कहलाता है बॉक्साइट कहलाता है। क्या कहलाता है? बॉक्साइट। ठीक है, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि झारखंड, क्या है कि झारखंड में कोडरमा निम्नलिखित खनिज में से किस एक का प्रमुख उत्पादन है? मतलब झारखंड में कोडरमा नाम का जगह है जहाँ पे खेती होता है, मतलब एक उत्पादन का केंद्र बना हुआ है, तो कौन सा हो जाएगा? अभ्रक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अभ्रक का केंद्र है। ठीक है, वहाँ पे अभ्रक ज़्यादा पाया जाता है। कहाँ पे? तो कोडरमा में। तो भारत के आंध्र प्रदेश हो गया, अभ्रक के लिए सर्वाधिक उत्पादक राज्य माना जाता है। किसे? आंध्र प्रदेश को, याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, नेक्स्ट क्वेश्चन कि जल की कमी क्या है? जल की कमी जो होता है, ये जल की कमी क्या दर्शाता है? तो जल की कमी यही दर्शाता है कि पानी की कमी एक क्षेत्र भीतर पानी को दो मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त जल ताजे पानी के संसाधन को कमी को जल की कमी कहा जाता है। जैसे कि कोई संसाधन है खेती करने के लिए तो आपको पानी की ज़रूरत होती है, तो उसी को खेतीबाड़ी कहा जाता है। ठीक है, और इसे 2030 तक इसे आपूर्ति का लक्ष्य भी रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमें अपने जल संसाधन का संरक्षण और प्रबंध की आवश्यकता क्यों है? मतलब हमें जल की संसाधन की संरक्षण उसकी देखरेख और उसके प्रबंध की आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है? तो आवश्यकता जो पड़ती है खुद को स्वच्छ संबंधी खतरों से बचाने के लिए, तो पहला तो सही बात कर रहा है। दूसरा है खाद्य सुरक्षा निश्चित करने के लिए, ये भी बात सही है। हमारे प्राकृतिक परिस्थिति के तत्व कारण रोकने के लिए, ये भी सही है। यानी कि ऊपर में जितने भी ऑप्शन दिए सभी ऑप्शन सही हो जाएंगे। अच्छा, इसमें से हम कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं कि पृथ्वी पर जल का विस्तार कितना होता है? तो पृथ्वी पर जल का जो विस्तार की अगर बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा तो होता है महासागर में। तो पृथ्वी पर महासागर में जल का जो प्रतिशत कितना हो जाता है? तो 97.25 पर क्या है? महासागर का पानी ही पाया जाता है, जिसमें महासागर हो जाता है। ठीक है, झीलें हो जाती है, भूमि जल हो जाता है, मृद में नमी, वायुमंडल, नली नाले, जैवमंडल, ये सभी चीज़ अलग अलग क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो पूरा जो 100% तो होता ही है, लेकिन सब अलग अलग डिवाइड किया गया है। महासागर में कितने पानी होते हैं, नल में कितने पानी होते हैं, झील का पानी कितना होता है, सभी पाए जाते हैं। ठीक है, अगला है कि टैक्सोल का उपयोग होता है। टैक्सोल इंजेक्शन है, तो इसका प्रयोग किया जाता है। एक थेरेपी भी है। टैक्सोल क्या है? थेरेपी है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि टैक्सोल का जो उपयोग होता है ना, ये कैंसर में होता है। किस में होता है? कैंसर की बीमारी के इलाज में टैक्सोल का उपयोग किया जाता है। तो टैक्सोल जो होता है ना, एक क्या है? कीमोथेरेपी है। क्या है? कीमोथेरेपी है। क्या है? कीमोथेरेपी है, जो कि समय समय पर उसे दिया जाता है। समझ में आ गया? चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि निम्नलिखित, क्या है कि इनमें से कौन सा कथन वनस्पतियों और जीवों की कमी को वैध कारण नहीं है? तो वैध कारण नहीं है तो कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा चराई और ईंधन की लकड़ी का संघन, ये हो जाएगा वनस्पति जीवों की कमी का वैध कारण नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है कि बोंगाई गांव, क्या है? बोंगाई गांव तेल उत्पादन क्षेत्र किस राज्य में है? बोंगाई जो गांव है ये, उसमें तेल का उत्पादन होता है, क्षेत्र बना गया है। वो जो क्षेत्र है वो कौन सा राज्य में पाया जाता है? तो वो राज्य मेरा हो जाएगा असम। क्या हो जाएगा? असम हो जाएगा, जिसमें चिराग, क्या है? चिराग जो जिला जो होता है उसमें 2.35 मिलियन, क्या है? मिलियन टन प्रति वर्ष बुआई रिफाइनरी होता है। जो रिफाइन जो तेल होता है ये सब वहाँ से उत्पन्न होता है, उसकी खेती होता है रिफाइन का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत का प्रथम तेल संशोधक कारखाना कहाँ स्थित है? भारत का प्रथम तेल जो कारखाना है ये कहाँ पे स्थित है? तो ये है डिगबोई। कहाँ पे है? डिगबोई में है। तो भारत का प्रथम तेल संशोधक जो कारखाना जो है डिगबोई में है, याद रखिएगा। और इसका जो विश्व का खनिज जो तेल खुदाई जो हुआ था इसका 1859 यूएसए में हुआ था, और इन्हें चालू किया गया था 1901 में चालू किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट ये रहा
कि दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी हो जाएगी? तो दक्षिण भारत की सबसे नदी घाटी जो परियोजना है ये है तुंगभद्रा। क्या है? तुंगभद्रा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग सार्वजनिक क्षेत्रों के अंतर्गत आता है? सार्वजनिक क्षेत्रों के अंतर्गत आता है। तो मेरा जो होता है ना बोकारो लौह इस्पात उद्योग जो होता है सार्वजनिक क्षेत्र में आता है, जो कि यहाँ पे सभी जो लोग जो है काम करते हैं। और बोकारो जो है ना, बोकारो इस्पात ये सार्वजनिक क्षेत्र का चौथा एकीकृत संयंत्र है, जिसकी स्थापना की बात करेंगे तो इनकी जो स्थापना जो हुआ था, स्थापना, तो स्थापना की अगर बात करेंगे तो इसकी जो स्थापना था कब था? तो इसकी स्थापना जो था 1964 में हुआ था। कब हुआ था? 1964 में किया गया था, जिसमें 29 जनवरी, इसको लिख लीजिएगा 29 जनवरी, ठीक है, ये आसान रहेगा, 29 जनवरी को, जो कि कंपनी के द्वारा इसे ACIL के विलय कर दिया गया था और उसे अपने मिला दिया गया था। अगला है कि भारत में तांबा गलाने का आधुनिक कारखाना सबसे पहले कहाँ खोला गया था? भारत में तांबा गलाने का आधुनिक कारखाना जो है ये खोला गया था। तो कहाँ खोला गया था? तो ये सबसे पहले घाटशिला खोला गया था। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? घाटशिला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि जूट उद्योग का सबसे अधिक कारखाना मिलते हैं, मतलब जूट जो उद्योग है ये कारखाना सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है? तो जूट का जो सबसे ज़्यादा कारखाना मिलता है हुगली तट पर। हुगली नदी कहाँ पे? हुगली तट बोलिए या हुगली नदी बोलिए। क्या है? हुगली नदी। ये कहाँ पे है आपका? तो ये कोलकाता में पड़ता है, जो कि व्यापार के माध्यम से करने के लिए लोग सब सबसे पहले वही नदी के सहारे कहाँ आता था? कालीकट आता था, यानी कि कोलकाता आता था हुगली नदी के किनारे। कहाँ पे? कोलकाता। और वहीं से ये व्यापारी शुरू होता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत को कुल कितने डाक क्षेत्र में बांटा गया है? डाक क्षेत्र में भारत को कुल कितने डाक क्षेत्र में बांटा गया है? तो ये 9 डाक क्षेत्र में बांटा गया है। कितने क्षेत्र में बांटा गया है? 9 डाक क्षेत्र में। अगर 9 डाक क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं तो चलिए ध्यान से इसको भी देख लीजिए। पहला जो होता है, पहला में आता है दिल्ली, D फॉर दिल्ली, H फॉर हरियाणा, P फॉर पंजाब, हिमाचल प्रदेश, H हिमाचल, P हिमाचल, H से होता है हिमाचल प्रदेश। उसके बाद JM ले लेते हैं, जम्मू कश्मीर हो जाएगा। उसके बाद L से लद्दाख हो जाएगा और C से चंडीगढ़ हो जाएगा। तो ये तो पहला आ गया। दूसरा है UP उत्तर प्रदेश और UK उत्तराखंड, ये 2 हो जाएगा। तीसरा में है R से राजस्थान, G से गुजरात हो जाएगा, D से दमन एवं दीव हो जाएगा, दादर एवं नगर हवेली हो जाएगा। ठीक, इसको नोट करते चल जाइएगा। 3 क्षेत्र में बांटा गया था। तो 1 मिनट आगे भाग गया, यहाँ पे थे। अगला बात है कि 3 हो गया। चौथा जो होता है महाराष्ट्र, M से महाराष्ट्र हो जाएगा, G से गोवा हो जाएगा, M से मध्य प्रदेश हो जाएगा और C से छत्तीसगढ़ हो जाएगा। पाँचवा जो क्षेत्र में आता था तेलंगाना, T से तेलंगाना हो जाएगा। उसके बाद N से आंध्र प्रदेश हो जाएगा और उसके बाद C से छत्तीसगढ़ भी हो जाएगा। ठीक, और अगला इसमें और है, कितना हो गया? 5 हो गया। छठा नंबर में है, छठा नंबर में हो जाएगा T से तमिलनाडु। क्या हो जाएगा? T फॉर तमिलनाडु हो जाएगा। उसके बाद आंध्र प्रदेश, A से आंध्र प्रदेश हो जाएगा और K से कर्नाटक हो जाएगा। और 7वां नंबर में आता है पश्चिम बंगाल, P से पश्चिम वेस्ट बंगाल, W से वेस्ट बंगाल हो जाएगा, O से उड़ीसा हो जाएगा और अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद N से हो जाएगा नागालैंड हो जाएगा। उसके बाद M से मणिपुर हो जाएगा, M से मिजोरम हो जाएगा, TR से त्रिपुरा हो जाएगा, M से मेघालय, असम, सिक्किमपुर, ये सभी हमारा क्षेत्र में पाया जाता है। उसके बाद आता है 8वां क्षेत्र। 8वां क्षेत्र में कौन आता है? तो 8वां में आता है बिहार झारखंड। क्या था? बिहार और झारखंड। तो बिहार झारखंड जो था पहले दोनों एक ही था, लेकिन झारखंड जो था 15 नवंबर 2000 ईस्वी में ये अलग बन गया था। हो गया। और एक 9वां क्षेत्र जो आपका बच गया, 9वां क्षेत्र में जो आता है ये सेना डाक आता है। क्या बात है? सेना डाक इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेना डाक, जिसको
फील्ड ऑफ ऑफिस यानी कि FPO कहा जाता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया, यहाँ से 9 क्षेत्र में बांटा गया है डाक को, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट आपके सामने ये आ गया कि कांडलापतन किस राज्य में स्थित है। कांडलापतन जो है ये कौन सी राज्य में स्थित है, तो ये है गुजरात में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, गुजरात में स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाढ़ कौन सी आपदा है, तो ये तो बहुत आसान है। बाढ़ जो है मानव जनित आपदा तो हो ही नहीं सकता, सामान्य आपदा हो ही नहीं सकता, ये प्राकृतिक आपदा होता है। ये हमारे हाथ में नहीं है, ये प्रकृति के हाथ में है, तो ये प्राकृतिक आपदा होता है। बाढ़ कैसी आपदा होती है, प्राकृतिक आपदा होती है। ठीक है, अगला है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या था। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का जो मुख्य कारण था ये अधिक सिंचाई, क्या था, अधिक सिंचाई था, जिसके कारण ये आपदा होती है। तो पंजाब में भूमि जो होता है ना, निम्न कारण की सिंचाई किया जाता है, जैसे कि इसमें अधिक सिंचाई करना, अधिक रासायनिक व कीटनाशक अत्यधिक प्रयोग करना, बाढ़ में भूषण, तो सबसे ज़्यादा ना वहाँ पे खेती भी होता है और वहाँ पे रासायनिक उर्वरक जो होता है ना, कीटनाशक केमिकल ज़्यादा प्रयोग वहाँ पे किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार का कौन सा नगर रेशम उद्योग के लिए प्रसिद्ध रहा है। मतलब बिहार का कौन सा ऐसा नगर है जो रेशम के लिए सबसे उपयोगी रहा है, तो कौन सा है, भागलपुर। कौन सा है, भागलपुर। जैसे कि रेशम का उत्पादन हो गया, जूट का उत्पादन हो के लिए सबसे ज़्यादा फेमस माना जाता है भागलपुर को, जिसमें रेशम उद्योग के लिए तो प्रसिद्ध है ही। भागलपुर को और क्या कहा जाता है, तो भागलपुर को ना सिल्क सिटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सिल्क सिटी। आपसे पूछा जाएगा कि सिल्क सिटी किसे कहते हैं, तो भागलपुर को सिल्क सिटी कहा जाता है। ये भी चीज़ याद रखिएगा। और रेशम का जन्मभूमि, सबसे बड़ा उत्पादन, सबसे बड़ा निर्यातक देश चीन को कहा जाता है। ये भी चीज़ याद रखिएगा। अगला है कि कौन सा राज्य पाइराइट्स का अग्रणी उत्पादन है। पाइराइट्स का अग्रणी जो है उत्पादन है, तो ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा बिहार हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, बिहार, जो कि पाइराइट्स का अग्रणी उत्पादन राज्य है, जिसमें कंटक का एक प्रमुख स्रोत होता है, जो कि रोहतास जिले में, रोहतास जिला क्या है, रोहतास जिले में पाया जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये आ गया कि बिहार के जल में कौन सा रसायन संदृत है। बिहार के जो जल जो है, बिहार के जल में जो रसायन पाया जाता है वो रसायन कैसी होता है, आर्सेनिक होता है। क्या होता है, आर्सेनिक, उसमें रसायन सादृश्य होता है, जो कि एक क्या है, एक प्राकृतिक तत्व है। क्या है, प्राकृतिक तत्व उसमें पाया जाता है, जो कि यह मानव शरीर के लिए जहरीला होता है। क्या होता है, जहरीला होता है। ये पेयजल, भोजन, हवा के माध्यम से मानव शरीर तक पहुँच बना पाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि कहता है कि भारत की वित्तीय राजधानी है। मतलब भारत की वित्तीय राजधानी क्या हो जाएगा, तो मुंबई हो जाएगा। लेकिन भारत की अगर राजधानी की बात करेंगे तो ये हो जाएगा नई दिल्ली। क्या हो जाएगा, नई दिल्ली। लेकिन वित्तीय राजधानी कहेगा तो हो जाएगा मुंबई हो जाएगा। याद रहेगा, क्या हो जाएगा, मुंबई हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कहता, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रह गया। अगला क्वेश्चन कि भारत में संप्रभु कौन है। भारत में संप्रभु जो है ये किसे कहा जाता है, तो भारत में जो संप्रभु जो हो जाएगा ये जनता को कहा जाता है। ठीक है, तो जनता के हाथ में, सरकार को बनाना जनता के हाथ में होता है। जनता अगर चाहे तो एक दिन में सरकार को बदल सकती है, सरकार को पलट सकती है, तो जनता को सर्वोपरि माना जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, यहाँ से देख लीजिए, ये है क्या है, रीपोलिंग है। तो रीपोलिंग क्या है, ये रीपोलिंग क्या कहते हैं, तो रीपोलिंग का मतलब होता है ना वोट करना। क्या होता है, पोलिंग का मतलब होता है आप वोट देने जाते हैं ना, उसको पोल कहते हैं। यानी कि पुनः मतदान करना, उसी को रीपोलिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फिर से वोट डालना रीपोलिंग कहलाता है। बाय इलेक्शन भी कहते हैं। और अगर कोई चीज़ गलती होता है तो उसमें संविधान जो होता है 326 के तहत उसमें फिर से वोट डालने का प्रावधान दिया गया है। 326। अच्छा एक बताइए कि इसको वोट देने का अधिकार जो होता है ये कितना वर्ष होता है, तो ये 18 वर्ष का कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक हो वह वोट डाल सकता है। क्या कर सकता है, वोट डाल सकता है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि भारतीय निर्वाचन आयोग संविधान के किस अनुच्छेद में है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो ये अनुच्छेद हो जाएगा 324। क्या हो जाएगा, 324 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि लोकतंत्र में राजनीतिक समानता का क्या महत्व है। लोकतंत्र में राजनीतिक समानता का क्या महत्व है। तो इसमें महत्व की अगर बात करेंगे तो नागरिक के बीच आर्थिक समानता सुनिश्चित करता है। जी बिल्कुल नहीं। यह अभिभावकों की स्वतंत्रता के अधिकार का गारंटी देता है। बिल्कुल कोई गारंटी नहीं देता है अभिव्यक्ति को। लोकतंत्र भाई थोड़े कह रहा है कि आज़ादी है, स्वतंत्रता का अधिकार तो दे ही नहीं रहा है, गारंटी नहीं देता है। यह सुनिश्चित करता है कि निर्णय लेने में प्रत्येक नागरिक का समान भागीदारी होगा। हाँ, इसमें यह बात सही है कि सभी व्यक्ति जो होगा, सब व्यक्ति को, नागरिक को यह अधिकार दिया गया है कि अपने अपनी भागीदारी दीजिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पंचायती क्या है, कि पंचायती राज का वर्ण संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। पंचायती राज का जो वर्ण है ये किया गया है, लेकिन संविधान के कौन सा अनुच्छेद में किया गया है, तो ये अनुच्छेद ना 40 में उसकी बात कही गई है। पंचायती राज का जो वर्णन है ये अनुच्छेद 40 में किया है, जिसके गांधीवादी दर्शन संविधान में भी इसको देखने को मिलता है। ठीक है, जिसमें आपका 2 अक्टूबर जो होता है, 2 अक्टूबर 1952 को देश के 55 विकास खंडों में समुदाय विकास का कार्यक्रम शुरुआत पंचायती राज के अंतर्गत किया गया था। और 1950 से 1952 में चरणबद्ध पसायुग और बाद में 73 से 74 संविधान संशोधन अधिनियम भी किया गया था। और आपको एक और चीज़ बता दें कि 24 क्या है, कि 24 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, तो 24 अप्रैल को पंचायती क्या है, पंचायती राज्य दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये आया कि भारत में लड़कियों के मतदान करने की कम से कम क्या होती है। मतलब भारत के लड़कियों हो चाहे लड़के हो, सभी को, लड़का या लड़की किसी को, देखिए 18 वर्ष में तो शादी कोई किसी का होता नहीं है भाई, दबे छोटा सा यानी किसी को गरीब परिवार में होता है जो कर देता है, नहीं तो शादी जो होता है 20 के बाद ही होता है। लेकिन भारत में लड़का हो या लड़की हो, सभी को वोट डालने का जो अधिकार होता है मतदान का, 18 वर्ष से कम उम्र नहीं होता है, 18 वर्ष से ज़्यादा होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बोला कम से कम, तो 18 वर्ष तो होना ही चाहिए, लड़का हो या लड़की 18 वर्ष होना ही चाहिए। तो पहले जो था ना 21 वर्ष था, लेकिन ये 18 वर्ष कर दिया गया। तो 18 वर्ष किया गया कब, 28 मार्च 1989 को ये घटाकर किया गया 18 वर्ष। ना तो पहले कितने था, पहला 21 वर्ष था वोट डालने का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि बिहार विधानसभा में कितने निर्वाचन क्षेत्र है। बिहार विधानसभा में कितने निर्वाचन क्षेत्र पाए जाते हैं। तो निर्वाचन जो क्षेत्र होता है 243 है। कितना है, 243 निर्वाचन क्षेत्र पाए जाते हैं। अच्छा, ये इसमें एक और क्वेश्चन कि विधानसभा का सदस्य अगर बनना चाहते हैं, तो आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए, तो आपका उम्र कम से कम 25 वर्ष होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 25 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, ये संविधान का अनुच्छेद 173 के अंतर्गत कहा गया है कि अगर बिहार विधानसभा या कोई भी विधानसभा में अगर आप सदस्य बनना चाहते हैं तो आपका 25 वर्ष उम्र होनी चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपके सामने ये आ गया कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के किसी राज्य पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। मतलब संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के किसी राज्य पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। तो राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है 356 के। अच्छा, एक बात बताइए, संविधान में कुल टोटल अनुच्छेद कितनी है, कौन बताएगा, कोई बच्चे कमेंट करो। देखिए, तो इसका जो संविधान में कुल टोटल अनुच्छेद की बात करेंगे ना, तो कुल अनुच्छेद है 395। कितना है, 395 अनुच्छेद है। भाग भी अलग है और उसी के अंदर अनुच्छेद भी पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सामने ये आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन के निम्नलिखित में से कौन सा लोकतांत्रिक चुनाव की एक अनिवार्य विशेषता है? मतलब इसमें अनिवार्य जो विशेषताएं बताई गई है, ये विशेषता क्या है? तो प्रतिबंधित मतदाधिकार, ये जो बिल्कुल है, किसी के पास प्रतिबंधित कैसे कर दीजिएगा? पूर्व निर्धारित परिणाम, भाई सबसे पहले पूर्व निर्धारित कैसे कर लीजिएगा कि फलना वोट जीत जाएगा? इसका मतलब है कि सेटिंग है, तो ये तो कर ही नहीं सकते हैं। सक्रिय नागरिक भागीदारी, हाँ आदमी जिसमें सक्रिय वोट डालने कितना जा रहा है, सक्रिय है कि नहीं, ठीक है, तो उसमें आपको पता चल जाता है। चुनावी की एक अनिवार्य विशेषता आपको निकल जाता है कि हाँ वोट कितना पड़ा है, किस तरह से वोट पड़ा है। अगला क्वेश्चन है कि राजनैतिक क्या है कि राजनैतिक कार्यपालिका में सर्वोच्च पद होता है। राजनैतिक कार्यपालिका में सर्वोच्च पद किसका होता है? तो ये सर्वोच्च पद जो होता है, सबसे पद राष्ट्रपति को। और भारत एक और क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा, भारत का प्रथम नागरिक कहा जाता है। नागरिक, तो भारत का प्रथम नागरिक किसे कहा जाता है? तो राष्ट्रपति को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? राष्ट्रपति को भारत का प्रथम नागरिक भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कि विधानसभा का नेता कौन होता है? विधानसभा का जो नेता होता है, ये विधानसभा का नेता कौन होता है? तो विधानसभा का जो नेता होता है, ये उप मुख्यमंत्री होता है। कौन होता है? उप मुख्यमंत्री होता है। कोई भी राज्य में अगर विधानसभा का अगर कुछ होता है, तो उसका जो नेता बनाया जाता है, वो बनाया जाता है उप मुख्यमंत्री को बनाया जाता है। किसे बनाया जाता है? उप मुख्यमंत्री को बनाया जाता है। समझ में आ गया? उसके बाद जो आता है राज्यपाल होता है। क्या होता है? राज्यपाल, जो कि राज्यपाल अगर मुख्यमंत्री के बाद जो पूरा अधिकार जो होता है ना, राज्यपाल का होता है। तो सबसे ज़्यादा राज्यपाल के अंदर सभी कुछ पूरा विशेष चीज़ दिया रहता है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में राज्यपाल विधान परिषद के कितने सदस्यों में मनोनीत करता है? तो बिहार में राज्यपाल विधान जो होता है ना, परिषद के कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? अगर सदस्य की बात करेंगे तो 1/6 भाग क्या हो जाएगा? 1/6 भाग जो है ये मनोनीत करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है कि क्या कहता है कि मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके लिए जिम्मेदार है? मंत्री परिषद जो है सामूहिक रूप से ये किसके लिए जिम्मेदार होता है? तो ये जिम्मेदार होता है प्रधानमंत्री के लिए। मंत्री परिषद जितने भी होते हैं, सभी प्रधानमंत्री, अगर कोई काम होता है गलत सही, तो इसमें जो प्रधानमंत्री के प्रति जिम्मेदार होते हैं, उनको ये प्रधानमंत्री को बताना पड़ता है। कोई गलत है, भूल चूक, तो ये सब प्रधानमंत्री को बताना पड़ता है। अगला है कि संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची में कब हटाया गया? मतलब संपत्ति का जो अधिकार था, ये मौलिक अधिकार की सूची से इसको हटाया गया। लेकिन कब हटाया गया? 1978 में हटाया गया। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटाया गया। कब? तो ये हटाया गया 1978 में, इसको हटा दिया गया जब 44वां संशोधन हुआ। क्या हुआ? 44वां संविधान संशोधन, क्या था? संशोधन हुआ था, उस समय इसको हटा दिया गया था। इस सरकार अपने अंदर ले लिया, ठीक है। अगला है कि इनमें से कौन सा अधिकार भारतीय नागरिक को प्राप्त है? इनमें कौन सा अधिकार जो नीचे में दिया गया है, ये अधिकार जो है भारतीय नागरिक को प्राप्त किया गया है। तो नागरिक की अगर बात करेंगे तो ये देखिए, काम का अधिकार, तो भाई ये भारतीय नागरिक को तो प्राप्त है, लेकिन ये ज़बरदस्ती किसी को काम पर रखने का अधिकार नहीं है। अधिकार क्या है? तो अपने संस्कृति की रक्षा का अधिकार करना है। तो हमें संस्कृति है, हम तिलक लगा सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं, हमारी संस्कृति है, तो इस पर बढ़ावा दिया गया है और ये नागरिक को प्राप्त है। अधिकार के लिए आप लड़ सकते हैं, आपको कोई दबा नहीं सकता। आप पूजा पाठ करने के लिए कोई विरोध करता है, आप उससे लड़ जाइए, ठीक है, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये आया कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 ने किस अधिनियम का स्थान लिया है? तो अधिनियम की अगर बात करेंगे तो यह सूचना और स्वतंत्रता अधिनियम 2002 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि आरटीआई आवेदन दाखिल करने के लिए आयु मापदंड क्या है? इसमें वायु जो मापदंड होता है, ये वायु मापदंड क्या होता है? उम्र की कोई सीमा नहीं होती है। ये दाखिल किया गया है कि कोई भी अगर कुछ करता है तो उसमें आवेदन की जो कोई सीमा जो होती है नहीं दिया गया है मापदंड का। वो दंड और धारा पर निर्भर करता है, जो न्यायालय से वह बातें निकलती है। मतलब आप कितने साल की उम्र है, ये कोई नहीं है। सज़ा तो होगी, बड़ा हो या छोटा हो। भारत में नीति आयोग का गठन हुआ था। भारत में
नीति आयोग का गठन जो हुआ था ये कब किया गया था? तो भारत में नीति आयोग का गठन जो किया गया था 1 जनवरी 2015 को, ये याद रखिएगा, 1 जनवरी 2015 को भारत में नीति आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये आ गया कि अर्थ का डैश का अर्थ, यहाँ पे डैश होगा, डैश का अर्थ साझा संस्कृति पर आधारित सामाजिक विभाजन है। आधारित सामाजिक विभाजन हो सकता है। तो क्या हो सकता है सामाजिक विभाजन? तो ये जातीय के आधार पर ना समाज का विभाजन होता है। अगर जाति ही नहीं रहेगा तो विभाजन तो होगा ही नहीं ना। जाति और धर्म, क्या है? जाति और धर्म, यही पर ये सब चीज़ का विभाजन हो जाता है। तो सबसे जो इसका विभाजन आधारित है जाति पर आधारित है। तुम हिंदू हो तो तुम मुस्लिम हो, तुम सिख हो तो तुम फलाना तो ठिकाना, इस पर आधारित पर ये विभाजन होता है और ये विभाजन कभी ख़त्म होने वाले नहीं। अगला है कि सत्ता साझकर व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसकी अगर बात करेंगे तो प्रत्येक समाज को किसी न किसी रूप में सत्ता की साझेदारी की आवश्यकता होती है, भले वह छोटा हो या उससे अधिक विभाजन न हो। ठीक है, सीधा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये आ गया कि राजनीतिक दल के प्रतीक चिन्ह आवंटित किए जाते हैं। राजनीतिक जो दल होता है उसको देखिएगा, किसी किसी राजनीतिक दल को ना कमल का फूल छाप मिलता है, किसी को हाथी का छाप मिलता है, किसी को पंजा की छाप मिलता है। तो ये जो छाप जो होता है ये कौन देता है? क्या यह भारत सरकार देता है? जी बिल्कुल नहीं। क्या पार्टी के नेता तय करता है? बिल्कुल नहीं। ये भारत का संविधान करता है? बिल्कुल नहीं। ये करता है चुनाव आयोग। चुनाव आयोग जो होता है वही निर्णय करता है कि किसका छाप क्या रहेगा। जो एक बार बन जाता है वह छाप हमेशा के लिए रह जाता है। तो ये क्या करता है? चुनाव आयोग ही पर ये निर्भर करता है, आवंटित करता है, बांटता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये आ गया कि भारतीय लोकतंत्र को किसका प्रयोगशाला कहा गया है? भारतीय लोकतंत्र को किसका प्रयोगशाला कहा गया है? तो प्रयोगशाला की अगर हम बात करेंगे तो अधिकारों को कहा गया है। किसे कहा गया है? अधिकारों को कहा गया है। ठीक है, सी इधर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन की आर्थिक क्या है कि आर्थिक वृद्धि निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है? आर्थिक वृद्धि जो है निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है? तो ये निर्भर करती है आपका असहयोग बीजों पर, जैसे कि विभिन्न राष्ट्रों के बीच सहयोग जो होता है उस पर ये निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कि अंतमेव सेन द्वारा प्रस्तुत न्याय का कौन सा सिद्धांत विभिन्न सामाजिक और आर्थिक असमानता से दूर करने की आवश्यकता पर केंद्रित है? किस पर केंद्रित है? तो केंद्रित की बात करेंगे तो ये हो जाएगा क्षमता दृष्टिकोण पर। किससे हो जाएगा? क्षमता दृष्टिकोण पर नियंत्रित करता है। सीधा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए लास्ट और आखिरी क्वेश्चन आपके सामने ये आ गया 100 क्वेश्चन। कौन सा क्या है कि कौन सा लोकतंत्र, कौन सा कदम लोकतंत्र सुधार का सूचक है? कौन सा इसमें कदम जो है लोकतंत्र के सुधार का सूचक माना जाता है? क्या शिक्षा? भाई शिक्षा से तो कोई सुधार होगा ही नहीं, तो अशिक्षा तो होगा ही नहीं। बेरोजगारी से भी नहीं होगा, असमानता से भी नहीं होगा। इसमें हो जाएगा पंचायती राज से हो जाएगा। किससे हो जाएगा? पंचायती राज होता है लोकतंत्र सुधार का एक सूचक माना जाता है, यानी कि डी द राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ से 100 क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ से कंप्लीट करवाया। ठीक है, जो कि आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलते हैं और इसमें से ऐसे क्वेश्चन 10-20 क्वेश्चन ऐसे हैं जो हर एग्जाम में आपको आ रहे हैं लगातार। तो ऐसे वैसे क्वेश्चन को आप बार बार उसको बनाइएगा, उसको 1-2 बार वीडियो को देखिएगा तो एकदम आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, तो हमारी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट कर जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा, प्यारा सा अपने दोस्तों फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। SST मास्टरमाइंड, जिसमें आपको ऑल टीचिंग एग्जाम हो या NCERT का सभी चीज़ होगा आपको इस वीडियो पर चैनल पर देखने को मिलेंगे। तो हमारी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलेंगे नए टॉपिक में, नए वीडियो में, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।